नमस्कार, नवयुग देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया राजपूत। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं, जो लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव देखने को मिलता है। आज 12वें दौर की जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है 10:30 पर। उस पर क्या कुछ चीजें हैं, क्या उम्मीदें हैं, इस पर भी आज बात होगी। पर इससे पहले हम बड़ी खबर पर नजर डालेंगे जो सीधे पुलवामा से आ रही है। बताना चाहेंगे कि पुलवामा एनकाउंटर में बड़ी खबर है। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के डची गांव में और मरसर इलाके के बीच जो है जंगलों में आज जो सुबह ही जो है खबर सामने आई, जहां पर 2 आतंकियों को मार गिराया जा चुका है। ये दोनों आतंकी फिलहाल जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं और इसमें कुख्यात पाकिस्तानी आतंकी अदनान भाई उर्फ लंबू भाई भी शामिल है। हालांकि दूसरे आतंकी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने लंबू के मारे जाने की पुष्टि करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है और मुठभेड़ स्थल से AK-47 भी मिली है और एक M4 राइफल समेत अन्य गोला बारूद भी बरामद हुए। आपको बता दें कि पाकिस्तानी आतंकी लंबू भाई सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ था। आईजीपी बताना चाहेंगे कि लगातार जो है जानकारी मिल रही थी कि ये आतंकी लंबे समय से सक्रिय था और लंबू को सुरक्षा बलों ने पिछले साल नवंबर में भी घेरा था, परंतु रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वह मुठभेड़ स्थल पर फरार हो चुका था और पुलवामा हमले के बाद से जैश ए मोहम्मद के जो विशेष कह सकते हैं आतंकी और IED विशेष माने जाने वाले ये आतंकी लगातार सक्रिय था और आखिरकार इसको मार गिराया जा चुका है। और इसी के साथ जो है एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर के जो सुरक्षा बलों को और साथ में जो संयुक्त ऑपरेशन चलाए थे उनको मिली है। पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आज सुबह डचीगाम और मरसर इलाके के बीच पड़ने वाले जंगलों में कुछ संदिग्ध लोगों को जो देखा गया था। जैसे ही कुछ लोगों ने उनको देखा, उसके बाद सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी दी थी और SOG सेना की 55 RR और CRPF की 152 बटालियन के जवानों का संयुक्त दल सूचना मिलने के आधार पर इलाके पर सर्च ऑपरेशन चलाया और जैसे उन्होंने जंगलों में आतंकियों की तलाश शुरू की, आतंकियों के सामने से गोलाबारी शुरू कर दी आतंकियों ने और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई से पहले आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का मौका बार बार दिया था, पर वो नहीं माने और आखिरकार उन आतंकियों को मार गिराया जा चुका है। इससे पहले कि आतंकी जंगल की आड़ में वहां से फरार होने में कामयाब होते, सुरक्षा बलों ने एक के बाद दोनों ही आतंकियों को कुछ ही देर में मुठभेड़ में मार गिराया है और मारे गए आतंकियों के शवों को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। मारे गए आतंकियों की पहचान करने के लिए जब स्थानीय पुलिस की मदद ली गई तो पता चला कि मरने वालों में एक जैश ए मोहम्मद का कुख्यात आतंकी लंबू भाई शामिल है। चलिए इस पर तमाम जानकारी हम लेते हैं श्रीनगर ब्यूरो सनम एजाज से। जिस सनम बताइएगा कि एक बार फिर से पुलवामा से जिस तरह से इनकाउंटर की खबरें आई वो बड़ी कामयाबी मिली है। जैश ए मोहम्मद का जो टॉप कमांडर था वो मार गिराया जा चुका है। दूसरे आतंकी की क्या अभी तक पुष्टि हो पाई है कि क्या नाम है, कहां से है वो? देखिए अभी तक नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ऊपरी इलाका है। ये डाडसर और मारसर का इलाका है। तो ये तावन जो मेन बस्ती है लगभग वहां से 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पे ये जहाँ पे इनकाउंटर हुआ है। तो इस इनकाउंटर के हवाले से अभी इतना है, जो पुलिस के IG का कहना है कि इसमें अदनान भाई लोकल भाषा में लंबू भी कहा जाता था, वो मारा जा चुका और वो मोस्ट वांटेड था। खासतौर पे वो IED एक्सपर्ट जो बारूदी सोंगे लगाने के जो एक्सपर्ट उसको माना जाता था मिलिटेंट के लाइन में, तो वो मारा जा चुका है। क्योंकि ये ऊपरी इलाका है, अभी वहां पे उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। डेड बॉडीज को नीचे लाया जाएगा और फिर नीचे लाए जाने के बाद भी उसकी आइडेंटिफिकेशन पूरी तरह से होगी। लेकिन अभी तक जो IG का ट्वीट है, जम्मू कश्मीर पुलिस के IG का, उस ट्वीट में बताया गया है कि ये लंबू भाई मारा गया है और उनने अपने पुलिस कर्मियों को या इस ऑपरेशन के करने वालों को बधाई देते हुए इसे एक बड़ी कामयाबी भी ताबीर किया है। ये चूंकि पहाड़ का इलाका है, ऊपर पहाड़ है और उस इलाके में इनकाउंटर हुआ है, तो अभी इसकी पूरी जानकारी जो है, क्योंकि जब भी इनकाउंटर होता है तो जिस तरह आप ये बताइएगा कि जिस तरह से इनकाउंटर तो फिलहाल वहां पर खत्म होने की सूचना मिली है, क्या इनकाउंटर खत्म हो चुका है और अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन ही चल रहा है? इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए बहुत ही बड़ा इलाका है, बहुत पहाड़ का इलाका है और यहाँ पे एक तो जंगलात यहाँ पे कम है, ये नंगा इलाका है, पत्थरों का इलाका है। तो इस हवाले से अभी यही है कि गोली वगैरह तो नहीं चल रही है, लेकिन क्योंकि काफी एरिया में फैले ये इलाका है तो इसलिए इसके जो एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स वगैरह जो है इस जंगल की तरफ उन पे नाके लगाए गए हैं, तो उस हवाले से नजर रखी जाएगी। अदरवाइज गोलीबारी वाला जो ऑपरेशन होता है वो खत्म हो चुका है। इस वक्त सिर्फ जो है पोस्ट ऑपरेटिव जिसे हम कहते हैं, ऑपरेशन के बाद जो सिचुएशन होती है उसमें नजर रखने के लिए इलाके को कॉर्डन में रखा गया है। जी
चलिए सनम, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जिस तरह से सनम एजाज ने भी बताया, फिलहाल क्या कुछ पूरी खबर है जहां पर फिलहाल 2 आतंकियों को मार गिराया जा चुका है। एक आतंकी की जो है पुष्टि हो चुकी है, लंबू भाई उसका नाम बताया जा रहा है, और दूसरे आतंकी की फिलहाल अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। और लगातार जिस तरह से एनकाउंटर की खबरें निकल कर आ रही थी, एक लंबे समय से पहले भी इसकी तलाश थी और आखिरकार लंबू भाई को इस एनकाउंटर में मार गिराया। अभी क्या कुछ और इनपुट आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, अब आज नवयुग में जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं ये है भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं उनको लेकर। और फिलहाल जिस तरह से 11 दौर की बैठक हो चुकी है, इसमें कोई हल नहीं दिखा, और आज 12वें दौर की बैठक जो है 10:30 पर शुरू हो चुकी है। इसमें क्या उम्मीद हो सकती है? क्या हमारे यहां पर अब जो है शांति होने वाली है? जो लद्दाख में लगातार मतभेद बनता हुआ नजर आ रहा था, क्या वो मतभेद खत्म हो जाएगा ये 12वें दौर की बैठक के बाद, या फिर और चीजें भी अभी निकल कर आएंगी? इस पर तमाम आज हम चीजें जानेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो SS पठानिया है, कर्नल है, रिटायर्ड, और इसी के साथ रक्षा विशेषज्ञ भी है। तमाम चीजों पर खासी राय है, आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे लद्दाख के मुद्दे को लेकर। और हमारे दूसरे गेस्ट जो है कैप्टन जो रिटायर्ड है अनिल गौर, ये भी रक्षा विशेषज्ञ है, जम्मू कश्मीर की काफी नॉलेज रखते हैं। हम दोनों जो गेस्ट से आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत और चीन के बीच आज 12वें दौर की जो बैठक होने वाली, इसमें क्या चीजें निकलेंगी। सबसे पहले जो हम सवाल पूछेंगे वो SS पठानिया से ये पूछना चाहेंगे कि क्या लगता है आखिरकार जो है 12वें दौर की बैठक भी आज शुरू हो चुकी है, तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच जो है रिश्ते अब बेहतर होंगे, या फिर ये जो बैठक है ये दौर बदलता ही चलेगा, और आगे जो कह सकते हैं कि 13वां 14वां या नंबर ही चेंज होता रहेगा? इसके बारे में क्या लगता है आपको? प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं सुरक्षा बलों को मुबारकबाद देता हूं कि जो मिलिटेंट उन्होंने वहां पे मार गिराए हैं। उसके बाद आपको मेरा नमस्कार, गौर साहब को नमस्कार, और आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार जी। अभी आपके सवाल को जवाब देने से पहले मैं कुछ चीजें कन्वे करना चाहता हूँ। देखिए, इस समय जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिकल लेवल के ऊपर 3 जगह जो है वो उभर के सामने आ रही है जी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो अफगानिस्तान में हो रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे जो पैसिफिक ओशन एंड इन पर्टिकुलर साउथ चाइना सी में हो रहा है, जिसमें आपको पता है कि यूके के वॉरशिप भी वहां पे घुस चुके हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे ईस्टर्न लद्दाख की, जहाँ पे अभी 12वें दौर की जो वार्तालाप है वो शुरू हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो आइसोलेशन में नहीं होती है, उसका पूरा इम्पैक्ट होता है। नेशन हैज टू सी इट्स इंटरेस्ट। नाउ एज रिगार्ड ईस्टर्न लद्दाख एंड आउटकम ऑफ दिस टॉक इज कंसर्न, इससे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले 2 महीने में जो SCO की मीटिंग हुई थी उसमें विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच में और उसके बाद रक्षा मंत्री इन दोनों देशों के बीच में कुछ विचार विमर्श हुआ होगा। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया दोनों देशों ने कि चलिए इसकी अब शुरुआत करते हैं, और उसके बाद आर्मी को इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप अभी जो है इसके ऊपर वार्तालाप कीजिए। अभी जहां तक कन्फ्लिक्ट एरिया का सवाल है, अगर हम पिछले मई से देखते हैं, अप्रैल से देखते हैं जी, तो उस समय में हमारे पास कन्फ्लिक्ट एरिया जो थे वो था फिंगर एरिया, उसके बाद हमारा साउथ पेंगोंग त्सो, कैलाश रेंज की जो बात करते हैं, बोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेप्सोंग प्लेन और डेमचॉक विलेज। ये एक टोटल कन्फ्लिक्ट एरिया है जिसमें 2 अभी रिजॉल्व हो चुके हैं। और वो जो कैसे रिजॉल्व हुए हैं, बिकॉज कैलाश रेंज को वेकेट करने के ऊपर मेरी अपनी रिजर्वेशन है, बट दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द डिबेट टुडे। नाउ चाइना जो है उसका जो स्टांस है उन्होंने बड़ा हार्डन कर लिया है, और वो ऑलमोस्ट उन्होंने इंडिकेशन दे दिए हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी चाइना के ऊपर भी इस समय इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है, देश का प्रेशर पड़ रहा है, और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है दैट हाउ इफेक्टिवली दे कैन कम्युनिकेट देयर सक्सेस टू द डोमेस्टिक ऑडियंस। चाइना के लोगों को कैसे बता सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी इज डूइंग ए ग्रेट जॉब, तो उसमें वो काफी हद तक सफल हो चुके हैं। अभी यहाँ से वो वापिस जाएंगे, नहीं जाएंगे, कब जाएंगे, दैट इज ए मैटर ऑफ टाइम। लेकिन जहां तक मेरा अपनी जो सोच है वो ये है कि इट मे हैपन दैट आफ्टर couple of more rounds of talk they may reduce their presence in Gogra and Hot Spring। लेकिन जहां तक डेप्सोंग प्लेन का सवाल है वो मेरे ख्याल में वो इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है, और इंडिया की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर डाल रहे हैं। एंड लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक and get assured that something will happen in due course of time।
जी चलिए कैप्टन अनिल, अब आपसे सवाल रहेगा कि कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदुस्तान और चाइना के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो सके, जैसे पहले थे वैसे ही हो पाएंगे? क्योंकि अभी मतभेद जिस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है, ये कब तक सुलझने की उम्मीद जो है लग रही है, इस पर बताइएगा। प्रिया जी, ये जो सवाल है आपका कि कब तक ये उम्मीद है कि हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते एक नॉर्मल हो जाएंगे, ये मेरे को लगता नहीं कि आने वाले दिनों में कभी होंगे। क्यों? चाइना की जो महत्वाकांक्षा है और चाइना की जो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उसको इनके जो पहले प्रीमियर थे माओ ने पहले बड़ा क्लियर कर दिया था। ये हम जो है, हम जब मैं कहता हूँ हम हिंदुस्तान के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे जो मैं कहूंगा इवन फौजी अलाकार जो है, हम नहीं इसको समझ सके। उसने उस टाइम कहा था कि जो तिब्बत है वो पाम ऑफ दी हैंड है और उसकी 5 फिंगर जो हैं, जो हैंड की 5 फिंगर जो हैं वो लद्दाख भी है, सिक्किम भी है, नेपाल भी है, अरुणाचल भी है। तो ये जो चीजें हम नहीं समझ सके उस टाइम, अब ये उसको प्रैक्टिस में कर रहे हैं। जीपिंग जो है, क्योंकि अब इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो गई है चाइना, तो ये उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं। दूसरा देखिए, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और जो चाइना का वाटर पोर्ट का, वो सबसे क्रूशियल है इस सारे एरिया के अंदर। और ये जो उसका जो उधर जाना, चाइना का पाकिस्तान के साथ मिलना और पाकिस्तान के साथ वहां से जाके गोदावरी पोर्ट का जो रास्ता है, गोदावरी पोर्ट का जो रास्ता है वो हिंदुस्तान टेरिटरी में से जाता है। वो हमारा इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान है या लद्दाख का एरिया, वो हमारा इलाका है। और अगर हम इस इलाके के ऊपर जो है, जिस हिसाब से अभी हम एक तरीके से लगे हुए हैं कि भाई ये जो इलाका बार बार हम कहते हैं हमारा है, पर हम अब उसमें कर नहीं सकते कुछ, पर ये जो चीज है ये चाइना को पता है। तो इसलिए ये समझना कि चाइना जो रिश्ते ठीक करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। चाइना उसी हिसाब से रिश्ते रखेगा कि वो हिंदुस्तान को नीचा रखेगा और अपना जो करना है वो करेगा। अभी आप देखिए 11 राउंड के टॉक्स में क्या हुआ। सबसे पहले हमारे जो है पैंगोंग, जो जिस जगह पे हम मैं कहूंगा हिंदुस्तान की स्ट्रांग पोजीशन थी ईस्टर्न कैलाश रेंज में और ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, हमने उसको वैकेट कर दिया। उसकी मोल्डोव बे जो है वो उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था हमारा सारा। हमने वहां से पहले चीज हमने वो मान ली, हाँ जी ठीक है जी, हम यहां से विड्रॉ कर लेंगे। दूसरा, पैंगोंग में क्या किया हमने, एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जहां पे हमारे अभी पेट्रोल 8वें जो फिंगर तक जाते थे, अब वो बीच में एक बफर जोन हो गया। और यही चीज जो है चाइना अब ये कहेगा कि जो जी हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा जो वहां पे है, वहां पे भी बफर जोन क्रिएट करे। और बफर जोन कहां क्रिएट होगा? वो हिंदुस्तान के इलाके में होगा। ये वैसे तो इलाका सारा ही हिंदुस्तान का है, जो जहां पे चाइना बैठा है देप्सांग प्लेन में या हॉट स्प्रिंग और गोगरा के अंदर, ये सारा हिंदुस्तान का इलाका है। चाइना की जो 1959 की जो क्लेम लाइन है वो उसके ऊपर आ रहा है आस्ते आस्ते। और जो जिस हिसाब से 1959 की क्लेम लाइन के बाद में जिस हिसाब से 62 का युद्ध किया था उसने, वो बार बार उसके ऊपर आ रहा है। अब ये हमने देखना कि हम उसको किस हिसाब से काउंटर कर सकते हैं। अब देखिए, सिंपल सी बात में बड़ा प्रैक्टिकल एक चीज बताता हूं आपको। हिंदुस्तान इकोनॉमिकली चाइना से टक्कर नहीं ले सकता, ये चाहे हम जितना मर्जी कर ले। मिलिटरली भी जो है चाइना के साथ आप टक्कर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि लद्दाख का एरिया जो आपका 6 महीने कट ऑफ हो जाता है वहां, और चाइना जो है उसके पास पूरा का पूरा रोड्स बन गई है, उसके पास पूरे बेसिस बन गए हैं वहां से अपने ट्रूप मूव करने के लिए। तो अगर चाइना चाहे तो वो किसी टाइम सर्दियों के अंदर वो पूरा का पूरा लद्दाख के अंदर वॉक इन कर सकता है। आप सिर्फ वही हो जाएगा, एक 62 का फिर एक तरीका बन जाएगा उसके अंदर। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी चीज जो ये है कि हमें आज देखिए यूएस के अंदर एक कांग्रेचुअल कैक्सस बन गया है उगिर मुस्लिम्स के लिए, और ये जो चीज है हमें एक्सप्लॉइट करनी चाहिए। क्योंकि चाइना को हमें एक ही सहारा जो मिल सकता है वो है रशिया और यूएसए का, और हमें इसका सहारा लेके चाइना के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा कि ये जो इलाका है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रिश्ते कब तक सुधरेंगे, इसके बारे में पूरा आपने बताया कि क्या क्या चीजें हो सकती है, सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, किन चीजों पर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पठानिया साहब, आपसे एक सवाल रहेगा, जिस तरह से अगर समिट की बात करें तो नवंबर में समिट है G20 और ब्रिक्स का, और आपको क्या लगता है कि मोदी साहब और चाइना के जो प्रेसिडेंट है फेस टू फेस जो है सामने आएंगे, तो क्या जो 12वें राउंड की जो अभी जो मीटिंग चल रही है, क्या उसकी तैयारी उस लेवल के साथ हम देख सकते हैं? उस एंगल को भी अगर जोड़ के देखा जाए तो कहीं ना कहीं फेस टू फेस होना उससे पहले ही आपसी रिश्ते को सुधारा जाए, तो आपको ये एंगल दिख रहा है इसमें?
देखिए प्रिया जी, ये कहावत है कि कमिंग इवेंट्स दे कॉज देयर शैडो। जिस तरीके से चाइना वहाँ पे अपना कम्युनिकेशन, रोड नेटवर्क, उसके बाद अपनी जो बंकर्स और उसके बाद अपनी लॉजिस्टिक बेसेस वो सब तैयार कर रहा है, वो इस बात का इंडिकेशन है कि उसका मूड नहीं है। वो ये नहीं करेगा। अगर इवन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और मोदी साहब के बीच में भी बात होती है तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज चाइना हैज टू सी इट्स नेशनल इंटरेस्ट। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कम्युनिस्ट पार्टीज विल रिमेन इन पावर टिल द टाइम दे कैन प्रोजेक्ट देयर सक्सेस इन वेरियस वेंचर टू इट्स ऑडियंस। अभी अगर आप ये उम्मीद लगा के चले, ओनली होप विच आई फील इज दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव ऑन ऑल फ्रंट्स। सबसे पहले तो हमें जो चाइना का, देखिए हमारी टेरिटरी उसके साथ जाती है, बिल्कुल हिमाचल में जाती है, अरुणाचल में जाती है, सिक्किम में जाती है। वी मस्ट आइडेंटिफाई द वीकनेसेस इन देयर डिफेंसेस और वहां पे हमें प्लान करना चाहिए कुछ, ताकि चाइना को पता चले। देखिए इंडिया इज नॉट ए टाइनी नेशन दैट एनीबडी कम्स एंड टेक इट ऑन, वो नहीं कर सकता है। बट वो हमारी जो सामर्थ्य है और हमारी जो शक्ति है, और सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास है कि हम सही रास्ते पे हैं, हम सच के साथ हैं। बिल्कुल। सो वी गॉट टू बी प्रोएक्टिव। हमारे लीडर्स को इसके बारे में सोचना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू मोबिलाइज इंटरनेशनल ओपिनियन, जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है। ये क्वाड की फॉर्मेशन, अब इंटरऑपरेबिलिटी ले ली है, कम्युनिकेशन में ले ली है। ब्रिटेन ने अभी जो वहां पे अपना प्रेजेंस दिखाई है साउथ चाइना सी में, बिकॉज चाइना आस्ते आस्ते ये सारे नैरेटिव होते हैं एंड एनी कंट्री विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। सो इफ वी सक्सीड इन ए मल्टी-pronged strategy by which we can force China to withdraw, that is the only solution as far as my thought process is concerned. जी बिल्कुल। गौर जी, अब आपसे ये रहेगा सवाल कि जिस तरह से गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ था, इससे पूरे देश में या फिर अगर हम बाहरी देशों की भी बात करें, सबको पता चला था कि चाइना ने किस तरह से कायराना हरकत की है। तो आपको लगता है कि चाइना जैसे मुल्क पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले भी कायराना हरकत की है, वो हरकत बाद में भी हो सकती है। तो अपने आप को तैयार कितने करने की जरूरत है और किस तरह से वो जो हादसा है दोबारा ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए? देखिए, चाइना के ऊपर विश्वास करना तो मैं कहूँगा बड़ी बहुत ही हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, क्योंकि 62 से लेकर अभी तक जो भी चाइना ने किया वो सबके सामने है और हमारे पॉलिटिशियंस के सामने भी है, हमारे जो आर्मी के आला अधिकारी हैं उनके सामने भी है। तो चाइना के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता। आप देखिए चाइना ने नेपाल में क्या किया। नेपाल में हालांकि वो इतना दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनके वो गांव भी हड़प लिए उसने। तो चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो बंद होने वाली नहीं है। अब हमने ये देखना कि हम चाइना को कैसे काउंटर करें। उसके लिए देखिए जिस हिसाब से अब ये गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि देखिए जोजिला टनल है वो इमीडिएटली बनाए, ताकि हमारा जो 12 महीने जो है लद्दाख के साथ संपर्क बना रहे और वहां पे हम सारा जो हम अपने जो ट्रुप्स है और बाकी चीजें जो है वो मूव कर सके, ये चीजें कर रहे हैं। और साथ में जो रेल लाइन भी ले जाने की बात हो रही है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। हमें लद्दाख जो हमारे फ्रंटियर प्रोविंस हैं, चाहे वो लद्दाख की साइड है चाहे अरुणाचल की साइड है, जितना हमारा फ्रंटियर रीजन है, इसके ऊपर हमें अपना रोड नेटवर्क जो है वो बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पैसा जो है, अब चाहे गवर्नमेंट जो मर्जी करे, चाहे वो अपनी वेलफेयर स्कीम बंद करे, चाहे वो उसको बंद करके हमें अपना जो पहले एक कहते हैं ना सुरक्षा कवच जो है वो रोड नेटवर्क का हमें बनाना ही पड़ेगा। अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो कल को फिर हम ऐसे ही हारेंगे जिस हिसाब से ये बात आएगी। तो एक तो वो बात है। दूसरा, हमें इकोनॉमिकली जो है वो बहुत हमें अपने तेजी से बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए अभी भी जो गवर्नमेंट कर रही है, अभी हालांकि इतने हमारे जो कानून हैं उन्होंने बदली किए हैं, सारा कुछ किया, पर अभी भी पूरे हुए नहीं है। अभी भी आप देखिए हम जो है 62 नंबर पे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। तो 62 नंबर के बजाय हमें 2 नंबर पे आना है, 3 नंबर पे आना है। और उसके लिए जितने ये कानून है उसको हटाने हैं हमने, ताकि जो बाहर के जो मुल्क के लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि चीन कैसे बना, चीन इसी तरीके से बना कि उसने सारी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग देखिए वहां पे है। आज देखिए आईफोन जो है, आईफोन इतना बिकता है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग उसकी चाइना में है, डिजाइनिंग कैलिफोर्निया में, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में। कोई कपड़ा ले लीजिए, कोई चीज ले लीजिए, और चाइना, इसी हिसाब से चाइना की जो इकोनॉमी है वो जंप की है। ये चीज हमने देखनी है और हमने अपनी इकोनॉमी जंप करनी है, ताकि हम जो है
सक्षम बन जाए, इकोनॉमिकली एक पावर गौर हाउस साहब, बन जाए, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को हमें स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर जो भी देश है डेवलप वही हो सकता है जिसकी इकोनॉमी अच्छी होगी। तो ये मुद्दा भी आपने बहुत अच्छा बताया है। चलिए, समय कम रह चुका है तो कुछ मुद्दों पे बात करना यहाँ पर जरूरी है। अब पठानिया साहब, आपसे सवाल रहेगा कि हॉट स्प्रिंग और गोगरा में जिस तरह से जो डिसप्लेसमेंट जो थी या डिसएंगेजमेंट हो रही थी, तो उस पर कहीं ना कहीं बेहतर चीजें हो सकती हैं इस 12वें राउंड की बैठक में। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में जिन चीजों को लेकर बातचीत करने इस बार हमारे बीच भारतीय सेना या फिर बात की चाइना की करे तो बात हो रही है, तो आपको लगता है कि जो जिन मुद्दों को लेकर ये मीटिंग हो रही है उनमें सफलता मिल पाएगी 12वें दौर की बैठक में? देखिए, मैं अपनी मैंने पहले भी कहा है कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग के अंदर जी चाइना के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज चाइना हैज टू गिव ए मैसेज और ए नैरेटिव टू द एंटायर वर्ल्ड दैट वी आर विलिंग इन नेगोशिएशन एंड वी वांट टू रिजॉल्व द इशू। वो अगर सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसके लिए सम बार्टर हैज टू टेक प्लेस। अभी बार्टर यही हो सकता है कि वो उसमें से ये दोनों पॉइंट, अगर बेस्ट सिचुएशन की हम बात करें तो ये दोनों पॉइंट वो वेकेट कर सकते हैं, बिकॉज विली निली व्हाट दे हैव अचीव, दे हैव ऑलमोस्ट अचीव दैट लाइन ऑफ 1959 क्लेम। लेकिन अभी अगर इसको हम स्ट्रेटेजिकली देखें, डेप्सोंग प्लेन के साथ रिलेटेड हो जाती है हमारी दौलत ओल्डी बेग रोड, डेप्सोंग और दौलत ओल्डी बेग के साथ हमारी आ जाती है जो दरबुक शाक रोड है, दौलत ओल्डी बेग रोड। जी बिल्कुल, तो इस समय चाइना वहां बैठ के सही बोल रहे हैं, क्योंकि अब समय कम रह चुका है, क्योंकि हमारा हमेशा मकसद रहता है जब भी हम कोई डिबेट करें या डिस्कशन करें उसके बीच हम सुजेशन जरूर लेते हैं। तो अब आपका सुजेशन देने का वक्त आ चुका है। आप दोनों के सुजेशन जानेंगे किस तरह से भारत और चीन के बीच रिश्ते बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि अगर हम बात करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है जब भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन रिश्तों को कैसे सुधारा जाए? पठानिया साहब पहले आप सुजेशन दिए, उसके बाद गौर साहब देंगे, इसके बाद ये सेशन यहीं कंप्लीट होगा। देखिए, अभी इस समय जो सिचुएशन है प्रिया जी, एलएसी की जगह अगर हम ये मान के चले कि इट इज ऑलमोस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल जी। ऑप्शन 1 दैट इंडिया एक्सेप्ट्स इट, ऑप्शन 2 इंडिया जो है वो अपने पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर लगा के चाइना को पीछे भेजना चाहता है, बट issue must be resolved because China has achieved its aim of projection in its power की इंडिया जो है इतना पावरफुल नहीं है। उन्होंने अपना मैसेज बड़ा क्लियरली दे दिया है, एंड दे हैव आल्सो सेड दैट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द इंटरनेशनल कम्युनिटी और इट्स इंटरफेरेंस और सैंक्शन और व्हाटएवर पीपल टॉक अबाउट, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट वी मस्ट रिजॉल्व दिस इशू इन ए एमिकल मैनर, इन ए डिग्निफाइड वे वेयर वी डोंट अपीयर टू बी लूजर। So that decision will be taken by our political leader and our defense forces leader and their think tank, and hopefully something will happen, and let's again be optimistic and hope for the best. जी, गौर साहब, अब आप भी सुजेशन दीजिएगा कि किस तरह से बेहतर हो सकते हैं रिश्ते, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ जब इस तरह के सुजेशन देंगे तभी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें निकल कर आ सकती हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अपना जो है, अपनी ताकत जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि चीन जो है एक तरीके से ही मानने को तैयार है कि वो कहता है कि जो मैं चाहता हूं वो आप मेरे को दे दें, ठीक है। तो ये जो होगा नहीं, क्योंकि भारत अपनी जो ना अपनी जमीन ना अपनी जो अपनी टेरिटरी है वो देगा चीन को, वो तो हर तरीके से लेना चाहेगा। तो ये चीज बहुत बड़ी है, और इसी के लिए आप देखिए जो अभी भारत ने जो कदम उठाए थे ट्रेड के लिए, जो मतलब कि इनके जो एप्स वगैरह बैन कर दिए थे, कुछ जो इंपोर्ट्स थी उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी थी, पर चीज जो है सबसे बड़ी, चीन के अंदर जब तक जीपिंग है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि जब तक जीपिंग है सीसीपी का प्रेसिडेंट, तब तक ये भारत के साथ भी रिश्ते ठीक नहीं होंगे ना। जितने ये देश हैं, साउथ चाइना सी ले लीजिए, बाकी लीजिए, इनके साथ रिश्ते ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है इनकी ये रहेगी। हमें गौर साहब, आपने बहुत अच्छे सजेशन दिया, क्योंकि समय अब खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपके सजेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर संज्ञान लेने की भी जरूरत है। तो आज इस सेशन में जिस तरह से हमने जानने की ये कोशिश की थी कि आखिरकार ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर भारत और चीन के जो है रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर बात करें तो 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है जब भारत और चीन
के बीच मतभेद बनता हुआ नजर आ रहा है। आज 12वें दौर की बैठक है, चल रही है, जिसमें क्या चीजें निकल कर आएंगी, क्या भारत और चीन के रिश्ते बेहतर होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और आज की पेशकश में बस इतना ही। कल किसी नए मुद्दे को लेकर फिर से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।